हमें जो स्टार्ट करनी है ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। और प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हो? पॉसिबिलिटी किसी भी काम के होने की, और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के मतलब प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट के होने की संभावना जिसको कहते हो आप, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं, उन प्रोबेबिलिटी की टर्म्स को देखो। जैसे मैं वर्ड यूज करती हूँ एक्सपेरिमेंट, हमें बस मेन टर्म्स बताओ, ये क्या चीज होती है एक्सपेरिमेंट? इट इज एन ऑपरेशन, ये एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा टास्क है विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ले ली जिसका मुझे पता नहीं है, वेल डिफाइंड आउटकम्स को जो डिफाइन करता हो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको पता है कि डाइस फेंकेंगे तो मुझे पता है 1 से 6 ये नंबर्स आते हैं। प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमें पता है 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो जिन चीजों के आउटकम्स हमें पता है, कॉइन टॉस करेंगे तो एक हेड एक टेल आएगा, 2 कॉइन लेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, तो व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, अगर कोई एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकल कंडीशंस के तहत रिपीट किया जाता है, एंड आउटकम्स ऑफ बट आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट are not same always, same every time, ठीक है। Also each outcome is one of possible outcomes। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कैसे? किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम बार बार किसी एक आइडेंटिकल कंडीशंस के अंडर रिपीट करते हैं, कहने का मतलब डाइस थ्रो करते हो, अब आप गेम खेलते हो, जितनी बार डाइस थ्रो करते हो हमारा तो थ्रो करने का पैटर्न तो वही होता है। लेकिन अगर कोई सेम पैटर्न से भी कर रहा है, हो सकता है आपका फ्रेंड और आप 2 लोग खेल रहे हो गेम और डाइस थ्रो करते हो, तो उसका पैटर्न अलग है, डाइस थ्रो करने का आपका अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों का पैटर्न सेम है, बट एक ही पर्सन आप हो मान लो, और आपने एक ही डाइस को 4 बार थ्रो किया, क्या आपका हर बार सेम आउटकम आता है? नहीं, कभी 1 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3। तो ये कहता है इस एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिनको कंडीशन वही होती है, आइडेंटिकल सेम कंडीशंस, बट आउटकम्स जो आते हैं उस एक्सपेरिमेंट के हर बार सेम नहीं होते। लेकिन जो भी आउटकम आता है वो हमारा, जितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं उन्हीं में से ही एक होता है, तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक बात और भी कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, अंदाजा नहीं लगा सकते आप क्या आएगा आउटकम इन एडवांस, फाइनल नहीं बता सकते। ये तो मुझे पता है कि अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 नंबर है, 6 में से कोई एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म नहीं हो सकते कि कौन सा आएगा। तो
ऐसे को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये हमारी मेन टर्म्स है। फिर हम मेन इंपॉर्टेंट बता दूं, और हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है। ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी आउटकम्स का जो सेट होता है, दैट इज नोन एज आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मुझे ये नहीं पता हर बार क्या आने वाला है, चेंज भी हो सकता है। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं फेवरेबल इवेंट्स और केसेस, कुछ भी कह लो। क्या होगा? द इवेंट which are which consists of all possible outcomes which are in favor of given condition। दी हुई कंडीशन के फेवर में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सबको फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल क्या होंगे? इवेंट्स और केसेस। अनफेवरेबल कौन से होंगे बेटा? इवेंट्स which are not in favor of given condition। जो भी आप बात कहने जा रहे हैं उसकी फेवर में जो नहीं है वो एग्जॉस्टिव केसेस किसको बोलते हो? एग्जॉस्टिव केसेस टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स किसी भी डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने बनते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब एक बात और होगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विच टुगेदर फॉर्म सैंपल स्पेस, जो सारे सैंपल स्पेस को बना दें। दैट इज जिन इवेंट्स की यूनियन मिलकर सैंपल स्पेस पूरा होता हो उनको एग्जॉस्टिव केसेस कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? होल सैंपल स्पेस। ठीक है, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। श्योर इवेंट वो होता है, इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट 5, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। एम्प्टी सेट 5। और क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल सेट इज 0। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं आपकी। अभी और देखिए, व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। बेटे एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं? जिस इवेंट में आपके पास सिंगल इवेंट हो। मींस कौन होगा? एन इवेंट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिस इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट।
और कंपाउंड इवेंट वो होगा इवेंट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, दो हो, दो से ज्यादा हो, मतलब वन से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन वन एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, फिर आपके पास आता है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है इफ टू और मोर इवेंट्स हैव नो पॉइंट इन कॉमन। इसका एक सबसे बड़ी बात और भी है, कहने का मतलब जिन इवेंट्स का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि नो टू इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे अकर नहीं होंगे, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे हम ये कहते हैं हेड और टेल है, या हेड आएगी या टेल आएगी, तो ऐसा नहीं होगा हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए सिंगल कॉइन की टॉस में। तो वहां पर आपके पास हम ये इसको ऐसे लिखते हैं कि E intersection F is phi. E and F are mutually exclusive if E intersection F is phi। अगर कॉमन इंटरसेक्शन phi हो जाती है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये मेन टर्म्स हैं जो आपकी 10th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। एक आपके पास है डाइस का, प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड जो हमारे पास होते हैं उसमें क्लब किसको बोलते हो, पहले टोटल पता होना चाहिए। ये सारा रिवाइज करा दूं, पहले 10th वाला। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, ये नोट्स आपको भेज दूंगी तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी कर लेना। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52। इसको बोलते क्या है, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, उसके अंदर क्या सूट्स होते हैं, 4 सूट्स। 4 सूट्स क्या होते हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। क्लब का साइन क्या होता है, दिस इज क्लब। ठीक है, ये आपके पास क्लब होती है। व्हाट इज हार्ट, हार्ट रेड कलर में होता है, इस टाइप से होता है। स्पेड आपकी इस टाइप से होती है, स्पेड भी ब्लैक होती है। ठीक है, दिस इज स्पेड। और हार्ट का सिंबल क्या, और ये आपका हार्ट था, डायमंड बीच में मिस हो गया। डायमंड कैसे बनाते हैं, दे बोथ आर रेड इन कलर। ये दोनों क्या होते हैं, रेड इन कलर। टोटल कितने होते हैं, रेड 26। और जो ब्लैक होते हैं ये दोनों, इनको क्या बोलते हैं, बोथ आर ब्लैक इन कलर। और ये भी कितने होते हैं, टोटल 26। फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12। उसमें क्या क्या होते हैं, जैक, किंग, क्वीन। हमारे पास 4 जैक होती हैं, 4 किंग, 4 क्वीन, हर सूट की एक एक, जिसमें 4 जैक में 2 ब्लैक, 2 रेड।
Similarly, two black, two red, two black, two red. ये हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं। क्लब हार्ट स्पेंड के हो गया। हर सूट के अंदर each suit has total 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स होते हैं हर एक में। किंग को हमेशा के से दिखाते हो, क्वीन को क्यू से, जैक और नेव बोलते हैं इसको जे से। ठीक है। एस भी होती है, एक होती है एस। एस आपके पास जो होती है वो आप ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, 1 की बजाय ए लिखते हैं हम। एस। एस भी टोटल 4 होती हैं। 2 ब्लैक, 2 रेड, मीन्स ईच ऑफ 1 सूट। हर सूट की एक होती है, मतलब एक क्लब की, एक डायमंड की, एक हार्ट की, सो ऑन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं ये आपको साइन जरूर बनाना बताऊंगी। ये नोट्स जरूर कॉपी कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख कर रख लेना, फेयर नोटबुक में। अब कुछ नोटेबल डिजाइन्स हैं प्लेइंग कार्ड के जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, तो ये पता होने चाहिए। फ्यू नोटेबल डिजाइन्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं एलिमेंट्स में। द जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड को अगर दिखाना हो तो जैक, उसके पीछे स्पेड। इसका मतलब अगर ये साइन बना हो उसका मतलब है जैक ऑफ स्पेड। और अगर साइन ऐसे हो, इसको क्या बोलेंगे? जैक ऑफ हर्ट। अब साइन के मीनिंग समझ आने शुरू हो जाएंगे। इसको क्या पढ़ोगे? किंग ऑफ डायमंड। ये 3 है, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड आर शोन एज सीन फ्रॉम वन साइड। ठीक है। while rest while rest of court cards are shown in full race। बाकियों को फुल दिखाते हैं बट इनको इस टाइप से शो करते हैं। ये जो ऊपर के 3 कार्ड्स लिखे हैं फर्स्ट केस में, दीज कार्ड्स आर कॉमनली कॉल्ड, इन 3 कार्ड्स को हम वन नाइट बोलते हैं। ठीक है। वन नाइट कौन कौन होते हैं? जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। ठीक है। किंग ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड्स, इधर से लिखिए। सेकेंड पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। किंग ऑफ हार्ट्स इज ओनली किंग विद नो माउस्टेज। ये ध्यान रखने हैं, सिंबल्स हैं, कभी दिखाया जाए तो। द किंग ऑफ हार्ट लिखेंगे तो ऐसे ही, आगे किंग और पीछे हार्ट, तो किंग ऑफ हार्ट्स इज ओनली किंग विथ नो माउस्टेज। इसकी मूंछ नहीं दिखाई जाती है, मूछें नहीं होती हैं। मतलब आप कभी कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हार्ट वाला किंग लिया हुआ है तब कैसा है। किंग को तो वन नाइट दिखाते हैं और किसको सीधा दिखाते हैं। जो टेढ़ा फेस करके दिखाया होता है, आप कभी कार्ड्स को देखना तब आपको पता चलेगा। कभी ये चीजें हमने ऑब्जर्व नहीं करी कि जहां पर हम जैक ऑफ स्पेड और जैक ऑफ
हार्ट लेते हैं, दोनों के अंदर एक इस तरफ का फेस है, एक इस तरफ का है, और दूसरे में किंग का कंप्लीट फेस दिख रहा होगा आपको। वो वन आइट दिखती है, आंख एक ही दिख रही है, फेस एक तरफ टर्न किया हुआ है, तो दैट इज वन आइट। तो ये चीज है। ऐसे ही किंग ऑफ हार्ट्स, जब हार्ट्स के किंग पर आओगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाकी सभी किंग की मॉस्टेज दी हुई है, लेकिन किंग ऑफ हार्ट्स की नो मॉस्टेज। कैसे दिया हुआ है ये हम वहां से देख भी सकते हैं, बट हमें पता होनी चाहिए कुछ बातें। ये वैसे एक्स्ट्रा में करा रही हूँ आपको। ही इज ओनली शोन विथ अ स्वॉर्ड बिहाइंड हिज हेड। कभी आप कार्ड्स को आप उठा के देखना आज पहले, ये बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि खेलने के लिए उठाते हैं हम, हमें पता होना चाहिए। मेकिंग हिम अपीयर टू बी स्टैबिंग हिमसेल्फ। इसको हम एक बात और भी बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सुसाइड किंग। इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज इफ ही इज हाइडिंग द स्वॉर्ड बिहाइंड हिम। और इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो वो अपने पीछे एक स्वॉर्ड को छुपा रहा है, और अगर पीछे छुपा रहा है ना तो दिस एंड इज मिसिंग माउस्टेज। इसको हम एक बात और भी कहते हैं, सुसाइड किंग कह दो और फॉल्स किंग, भाई झूठा किंग है, बिना मूछों वाला किंग है, किंग की कोई पर्सनालिटी नहीं लग रही है, तो इसे फॉल्स किंग भी बोलते हैं। किसको? किंग ऑफ हार्ट को सुसाइड किंग और फॉल्स किंग। किंग ऑफ डायमंड, जहां पे आपके डायमंड का किंग है, आप ध्यान से देखना, किंग ऑफ डायमंड में आपके पास स्वॉर्ड की बजाय ये एक्स दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखिए किंग ऑफ डायमंड्स, मतलब हमें लगता है सारे कार्ड एक से हैं, ध्यान से पढ़ने वाली बात है। किंग ऑफ डायमंड्स, जिसको आप लिखोगे किंग ऑफ डायमंड, जो मैंने कहा था वन साइड है, ठीक है, किंग ऑफ डायमंड वन आइड है, तो ये किंग ऑफ वन आइड में भी एक बात है, इज ट्रेडिशनली आर्म्ड विथ, इसको हम किससे आर्म्ड करते हैं? विद एन एक्स, इसके पास कुल्हाड़ी है स्वॉर्ड की बजाय। वाइल अदर किंग्स आर, वाइल अदर किंग्स आर आर्म्ड, मी तो सजी हुई है उसके साथ, आर्म्ड विथ स्वॉर्ड, ठीक है। दैट इज वाई ही समटाइम्स रेफर टू मैन विद एक्स। जो किंग ऑफ डायमंड है उसको हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन विद एक्स, इसको मैन विद एक्स भी बोलते हैं। एक्स हेल्ड बाय हिम इज बिहाइंड हिज हेड विद द ब्लेड फेसिंग टुवर्ड्स हिम। ऐसे है कि इसका ब्लेड तो किंग की तरफ ही है, ठीक है। जो एस ऑफ स्पेड है, एस ऑफ स्पेड्स, जो एस ऑफ स्पेड्स है उसको समटाइम्स कॉल्ड, हम उसे कई बार डेथ कार्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका यूनिक लार्ज ऑर्नेट जो डेकोरेटेड स्पेड है, शार्प एज मेटल ब्लेड विद लॉन्ग हैंडल। क्योंकि जो एस ऑफ स्पेड्स है, जो स्पेड की एस है, उसके सेंटर में कार्ड इस टाइप से आ जाता है, ऐसे लगता है कि वो एक त्रिशूल टाइप बना हुआ है। यूनिक लार्ज ऑर्नेट शार्प एज मेटल ब्लेड, ऐसे लगता है एस के कार्ड पे जब स्पेड बनी हुई होती है सेंटर में, तो इट लुक लाइक अ शार्प एज्ड मेटल ब्लेड विद लॉन्ग हैंडल। तो ये ऐसे सा लगता है कि कुछ ब्लेड टाइप है हैंडल के साथ, इसीलिए हम इसे डेथ कार्ड बोलते हैं एस ऑफ स्पेड को, ठीक है। क्वीन ऑफ स्पेड, स्पेड्स यूजुअली होल्ड अ स्केप्चर, मतलब एक काइंड ऑफ स्टिक होती है उनके पास,
क्रॉनिंग सेरेमनी की, जितनी भी आपकी क्वींस होंगी ना, उन सभी क्वींस में से सिर्फ क्वीन ऑफ स्पेड ऐसी है जिसके पास एक स्टिक है, क्रॉनिंग सेरेमनी, एंड इज समटाइम नॉट द बेड पोस्ट क्वीन। इसको बोलते हैं बेड पोस्ट क्वीन, कई बार उसको ब्लैक लेडी भी बोलते हैं, जो स्पेड वाली किंग है उसको। तो क्वीन ऑफ स्पेड में जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट है यूजुअली होल्ड्स स्केप्चर। ठीक है, स्केप्चर का मतलब क्या होता है वो लिख देती हूं मैं। अ काइंड ऑफ स्टिक हेल्ड एट क्रोनिंग सेरेमनी। जब मुकुट बनाया जाता है ना, उस टाइप पर वो एक मुकुट के साथ एक छड़ी ली हुई होती है क्रोनिंग सेरेमनी पे टाइम पर, तो वो वैसी सी एक स्टिक है उसके हाथ में, तो उस टाइप से लग रहा है इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बेड पोस्ट क्वीन भी बोलते हैं और ब्लैक लेडी भी बोलते हैं। ये क्वीन के बारे में है। ऑल क्वींस आर डिपिक्टेड इन फ्लावर स्टाइल अकॉर्डिंग टू देयर सूट। बाकी जितनी भी हैं उनको फ्लावर स्टाइल्ड उनके सूट के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ क्वीन जो स्पेड वाली है वो डिफरेंट है, बाकी सब फ्लावरिंग उससे दी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा था सारा थोड़ा सा, कि हमें पता होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। हमने कभी इनके फेसेस को ऑब्जर्व नहीं किया और कभी इनके क्वेश्चंस इस टाइप से आते कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कार्ड की डिटेल्स क्या है सारी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास आज तो सारी थ्योरी है मेन कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब वो देखो, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सैंपल स्पेस लिखना सबको आता है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, अ बॉक्स contains one red and three identical white balls। एक बॉक्स है जिसके अंदर बेटा एक रेड और तीन आइडेंटिकल आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं आपके पास। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम। दो बॉल्स को हमने रेंडमली निकाल लिया इन सक्सेशन। दो बातें होती हैं, या तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट। विद का मतलब होता है कि आपने वापस रख दिया तो दोबारा निकाली है, तो टोटल में से फाइंड आउट किया। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने सिर्फ उसे एक भी रख ली दूसरी भी निकाल ली। मैं अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रही। राइट सैंपल स्पेस, अगर आपको ऐसे का सैंपल स्पेस लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे बताइए। दो बॉल्स निकाली हैं, हो सकता है पहले रेड बाद में भी रेड, हो सकता है पहले रेड बाद में व्हाइट, हो सकता है फर्स्ट व्हाइट सेकंड रेड, फर्स्ट व्हाइट सेकंड व्हाइट। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? रेड रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, व्हाइट व्हाइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम लिख देंगे R डिनोट्स रेड बॉल, W डिनोट्स व्हाइट बॉल। तो हमें पहले तो सैंपल स्पेस लिखने ही आने चाहिए, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई बार कि क्वेश्चन कैसे लें, सैंपल स्पेस कैसे लिखें। एक सैंपल स्पेस का और क्वेश्चन देख लो। टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन ग्रुप X, वन बॉय एंड थ्री गर्ल आर इन ग्रुप Y। दो ग्रुप्स हैं, एक्स ग्रुप में टू बॉयज टू गर्ल्स हैं, वाई ग्रुप में वन बॉय थ्री गर्ल्स हैं। ये चीज आपको गिवन है। राइट सैंपल स्पेस in which a group is selected
पहले तो मुझे एक ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड देन अ पर्सन इज सेलेक्टेड। अब ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें पहले तो ग्रुप सेलेक्ट करो फिर पर्सन सेलेक्ट करो, तो दो बातें हो गई। अब तो फर्स्ट में ग्रुप, अगर मैंने ग्रुप एक्स सेलेक्ट किया तो अब उसमें पर्सन कौन कौन आ सकता है? एक्स में तो दो बॉयज दो गर्ल्स थी, फर्स्ट बॉय, एक्स के बाद सेकंड बॉय, एक्स के बाद फर्स्ट गर्ल, एक्स के बाद सेकंड गर्ल। ठीक है, ये आपके एक्स के बाद फर्स्ट गर्ल और एक्स के बाद सेकंड गर्ल। फिर इसी के अंदर अगर मैं वाई सिलेक्ट कर लूं तो वाई ग्रुप में वन बॉय, या वाई ग्रुप में फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, थर्ड गर्ल। तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। तो हमें सैंपल स्पेस लिखना आना भी बहुत जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए, फिर अदरवाइज हमारे लिए क्वेश्चंस करने मुश्किल हो जाते हैं। हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा, कैसे क्वेश्चंस करने हैं कि हम इन इवेंट्स को बता भी पाए। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस is being rolled, if following events occur, then which pair of these events are mutually exclusive? आपको ये बताना है इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीन इवेंट हो रहे हैं, हम ए में कह रहे हैं द सम इज ग्रेटर देन 8, बी में हम कह रहे हैं टू occurs ऑन आइदर डाइस, किसी पे भी आ जाए होना चाहिए, और सी है सम इज at least 7 and a multiple of 3, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और सम एटलीस्ट 7 भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या केसेस आएंगे? पहले आप लिख सकते हैं ए का केस बताओ, सम ग्रेटर देन 8, तो 8 तो लेना ही नहीं, 9 10 11 12, 9 सम वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 लेंगे तो 8 चाहिए, वो होता नहीं डाइस में, 2 लेंगे तो 7 चाहिए, नहीं होता, 3 6 4 5 5 4 6 3। ये अभी पूरा नहीं हुआ ए केस, ये कौन से केसेस आए? 9 सम वाले, 10 वाले 4 6 5 5 6 4, 11 वाले 5 6 6 5 और 12 वाले 6 6। तो ये ए इवेंट आ गए। बी में क्या है? टू अकर्स ऑन आइदर डाई। अब टू अकर आइदर डाई पे हो तो क्या होगा? चाहे किसी भी डाई पे आए, देखो 1 1 लाइन, जो फर्स्ट लाइन होती है 1 1 1 2 1 3, उसमें 1 2 आ गया, टू वाली सारी लाइन आ जाएगी, क्योंकि टू तो है ना, चाहे दोनों में से एक पे हो, दो पे हो तो कोई बात नहीं, बट एक पे होना जरूरी है। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 आ जाएगा, फिर 4 वाली लाइन में 4 2, 5 वाली लाइन में 5 2, 6 वाली लाइन में 6 2, ये सभी आ जाएंगे। अगर मैं सी केस देखूं, सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, सम कम से कम 7 होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल भी हो। क्या 7 लूं तो 7 3 का मल्टीपल है? नहीं, 8 नहीं, 9 और फिर 10 11 नहीं है, 12। तो वो नंबर्स देने हैं जिनका सम 9 और 12 हो, क्योंकि ये जो सम बने वो 3 का मल्टीपल हो जाए। तो 9 वाले 3 6 4 5 5 4 6 3 और 12 वाला 6 6। ये एबीसी आपके सारे केसेस आ गए।